करना पड़ रहा है विरोध का। चिट्ठी, खुलेआम चिट्ठी, यह अपमान है। मुख्यमंत्री का अपमान करना, कोई हिम्मत नहीं करता, लेकिन यहां संगठन का संगठन जो है वो अपमान कर रहा है कि नहीं आएंगे जी आपके यहां, क्योंकि आप हमारे खिलाफ सरकार के साथ हैं और हमारे खिलाफ आप कानून लेके आ रहे हैं। क्या कहेंगे, इसका कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है यहां बिहार से लेकर उधर बेंगलुरु में जो आज बैठक खत्म हुई है आरएसएस की, वहां तक आपकी नजर से? जयशंकर जी। राजीव जी, देखिए, एक तो प्रेम कुमार सही कह रहे थे कि नीतीश कुमार की जो ताकत रही है बिहार में, उसमें लौकुश के अलावा मुसलमान रहे हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ लौकुश और मुसलमान नहीं, मुसलमान भी कम रहे हैं। जब से वो बीजेपी के साथ गए तो मुसलमान बड़े पैमाने पे तो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहते थे, लेकिन कुछ एक हिस्सा जरूर था जो उनके साथ भी नीतीश कुमार को मानते थे कि भाई बैलेंस करके चलते हैं और दंगा फसाद नहीं होने देते हैं, और जब भी हमारे मसाइल आते हैं तो उसमें हमारी तरफ उनका झुकाव होता है। तो उसके चलते मुसलमान थे। लेकिन सबसे अधिक जो है राहुल जैसा करें महादलित थे, और एमबीसी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग थे। वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि इस अगले चुनाव में लगभग पूरे बिहार को ये इल्हाम हो गया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले तो नहीं हैं। गठबंधन जीतेगा हारेगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जीतेगा तो भी नहीं बनेंगे, हारेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। तो अब उसके बाद जो है वो लौकुश के लोग, ये अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग, महादलित समाज के लोग किस ओर रुख करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें एक तब तो यह है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस और वाम दलों का जो गठबंधन है वो कितनी मजबूती के साथ महादलितों के बीच या अत्यंत पिछड़ी जातियों के बीच घुसपैठ कर पाता है, ये देखने वाली ही बात है। अल्पसंख्यकों के पास तो कोई विकल्प है नहीं, वो रहेंगे तो इधर ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर बीजेपी के लोग कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वहाँ फिर से एक बार कड़े रुख के साथ खड़ा करें, बीच में मैदान में लाएं, उनसे कड़वी कड़वी बातें कराएं और सांप्रदायिकरण करने का उनको एक मौका मिल जाए। और इस घटना को भी वो लोग, भाजपा के लोग, इसी रूप में भुनाने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रूप में, कि चूंकि मुसलमान तो जा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के साथ, वाम दोनों के साथ, तो हिंदुओं तुम लोग भी एक हो जाओ। अब ये एक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उसमें कांग्रेस कितना डेंट करेगी। सवर्ण समाज में कांग्रेस का जो भी थोड़ा बहुत जनाधार रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसके पास नेता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है, ना कोई संगठन है। अब कृष्णा वल्लूर के जरिए नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतनी जल्दी संगठन खड़ा हो पाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी एक नई बात तो हो ही नहीं जा रही है, और सिर्फ मुसलमान तो जिता नहीं सकते हैं, बात भी सबको मालूम है। तो उसी को देखते हुए अगर महादलितों में, अत्यंत पिछड़ी जातियों में, ओबीसी की अन्य जातियों में, अदर देन यादव, क्योंकि बीजेपी की कोशिश अभी थोड़ी बहुत मतलब कुर्मी समाज में, कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा वगैरह के साथ तो है ही है, दलितों में भी जीतन राम मांझी हैं या ये चिराग पासवान हैं, इनका अपना जो भी है उसके जरिए वो अपना पैठ बनाएगी। अब उसमें आरजेडी के लोग अदर देन यादव समाज में घुस पाते हैं कि नहीं घुस पाते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन यह है कि बहुत मुकाबला रोचक होगा चुनाव का, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार बेचारगी की हालत में हो गई हैं। आज उनके मतलब तरस ही आता, हमारे जैसे लोगों को भी जब देखते हैं उनके वीडियोज़ के साथ वो राष्ट्रगान हो रहा है और वो मुख्य सचिव को हाथ पकड़ करके कुछ कहना चाहते हैं, वो बताते हैं मुख्य सचिव की नहीं देखिए अभी राष्ट्रगान हो रहा है, वो फिर हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्ते करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस बेचारगी की हालत में चले गए हैं नीतीश कुमार की, उस पर तरस आता है। और लेकिन इसके वही पात्र हैं, मतलब इसके जिम्मेदार भी वही हैं। आज की जो हालत है, अगर वो पहले उसी हिसाब से रह जाते जो अपने उनका एक सेकुलर क्रेडेंशियल रहा है, क्योंकि अवसरवाद की राजनीति करने के तो महारथी हो चुके हैं वो, लेकिन इसके बावजूद सेकुलरिज्म से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया कभी भी। और लेकिन अभी हाल में जो घटनाएं बिहार में हुई हैं, जैसे ढोंगी एक पाखंडी लड़का है, क्या नाम है उसका, भोगेश्वर धाम या बागेश्वर धाम, वो जो है कौन शास्त्री है, वो जाकर के अपना प्रोग्राम कर रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री है, पता नहीं क्या है, वो फ्रॉड है बेसिकली। लेकिन अब उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, वो आपके राज्य में जाकर के बोल रहा है कि साहब सारे हिंदू एक हो जाएं और हिंदू राष्ट्र बनने में कोई देर नहीं रहेगी, तो संविधान के विरुद्ध बात कर रहा है। तो नीतीश कुमार को तो उसी समय
अलर्ट, हालांकि नीतीश कुमार के कुछ बयान वान आए थे, लेकिन बयान से बात नहीं बनती। आप संविधान के संरक्षक हैं, आपको उसमें उस ढंग से एक्ट करना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे आए जिसपे नीतीश कुमार माइनॉरिटी के सामने एक्सपोज हुए हैं, उनका जो सेकुलर क्रेडेंशियल रहा है वो ध्वस्त हुआ है, तो वो तो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन उसमें खतरा वही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नजरिए से उसको बात को आगे बढ़ाएगी। और लेकिन वही है कि अगर पिछड़ी जातियों को, अन्य पिछड़ी जातियों को और महादलितों का ये लगने लग जाएगा कि साहब 1990 के बाद जो पिछड़ी जातियों का ही राज रहा है या दलितों की भागीदारी रही है, महादलितों की भागीदारी है, और रही है, अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो वो हमारा सब छीन जाएगा और भाजपा किसी न किसी सवर्ण को ला करके बिठाएगी हमारे सर के ऊपर। तो वो भावना जो बढ़ रही है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं अगर उस पर आरजेडी और कांग्रेस और ये जो वाम दलों के लोग हैं इस पर फोकस करके उनके बीच अगर घुसपैठ कर सके, वाम दलों का है काफी, मतलब जो खासतौर से CPI-ML विनोद मिश्र के लोग हैं जो IPF जिनका पहले था, उन लोगों की एक अच्छी घुसपैठ है। तो अगर ये लोग मिलकर के ईमानदारी से गठबंधन बनाएं और लोगों के बीच में जाना शुरू करें, देखिए हाइपरबोलिक होना कोई जरूरी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे ये हो। एक अचानक 4 दिन में कांग्रेस इतनी उठ खड़ी होगी और इतनी मजबूत हो जाएगी, ये सोच से परे की बात है। लेकिन हाँ, अगर ईमानदारी के साथ मिले जुले रहेंगे लोग तो NDA का गठबंधन ध्वस्त होने में कोई बहुत असंभव सा काम तो नहीं लगता है। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। दूसरी तरफ जो बात आई है, जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की बात के बारे में, ये न्यायपालिका का सबसे भ्रष्ट चेहरा जो है आज हमारे सामने है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हालांकि मतलब पता नहीं ये कहाँ तक किस रूप में जाएगा ये बात नहीं मालूम है, लेकिन न्यायपालिका में अगर जजों के यहाँ तलाशी होनी शुरू हो जाए, हालांकि उनको इम्यूनिटी मिली हुई है जजों को, कैबिनेट मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कि उनके यहाँ इस तरह का काम नहीं होता है, लेकिन अगर हो जाए तो सबसे अधिक काला धन तो उन्हीं के यहाँ मिलेगा। और जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए हैं उसके बदले में, चाहे वो राजनीतिक लाभ अर्जित किया हो उन्होंने या फिर आर्थिक लाभ मिला हो उनको, जिस तरह का नोटों की बोरियां भरी हुई बोरियां, वो तो अगर आग नहीं लगी होती उनके उस स्टोर रूम में या कमरे में, जो भी है, कैसे लगी ईश्वर जाने, तो ये बात भी खुल करके नहीं आती। उसके बावजूद गलतफहमी करते हमारे जज साहब कह रहे हैं कि साहब हमको तो पता भी नहीं था कहाँ से पैसा आया, पहले तो नहीं बताया था, फायर ब्रिगेड वालों ने तो नहीं बताया था, पहले जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें भी नहीं था, बाद में पता नहीं कैसे पैसा आ गया, कहाँ से आ गया, किसका था, हमको कुछ भी नहीं मालूम, हम तो भोपाल में थे। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, आपके घर के स्टोर रूम में तो अगर बोरियों में नोट भरे हुए हैं और आग लगने के बाद सब जले हुए टुकड़े इधर उधर मिल रहे हैं, अब वो कैसे गायब कराया गया? सवाल तो ये है, वो कहाँ नोटों की बोरियां गई कहाँ? क्योंकि पुलिस अभी बता रही है, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट शुरू में दे दिया उन्होंने। लेकिन इस मामले में और चाहूँगा कि मतलब जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं, उनका जो फैसला है, उन्होंने जो किया है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और उससे लगता है कि अभी भी जुडिशरी में जान बाकी है। और मुझे याद है कि संजीव खन्ना के पिताजी जस्टिस HR खन्ना थे, उन्होंने जब एक फैसला दिया था आपातकाल के ज़माने में, तो कहा गया था कि जस्टिस खन्ना की मूर्तियां पूरे देश में लगाना चाहिए, जगह जगह लगाना चाहिए, कि ये फ्री जुडिशरी के सबसे बड़े स्तंभ है। आज संजीव खन्ना उसी रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे। आगे क्या करेंगे, किस तरह के फैसले होंगे, क्योंकि इसी तरह के कुछ फैसलों के बाद यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में, अरे धनंजय विष्णु चंद्रचूड़ के बारे में भी इसी तरह की उम्मीदें लगाई जा रही थी, और बाद में भगवान की राय पे या भगवान से परामर्श लेकर के वो फैसले देने लग गए, या गणेश पूजा करवाने में प्रधानमंत्री को बुलाने लग गए। तो ये सारी चीज़ें कोई सोच नहीं सकता था, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जरूर है, एक तो ये नीतीश कुमार के प्रति अल्पसंख्यकों का जो भी थोड़ा बहुत रहा है वो मोहभंग हो गया है। दूसरी तरफ जुडिशरी का चेहरा एक्सपोज होकर के आ रहा है। संजीव खन्ना के रहते अगर ठीक से जांच होकर के आ जाएगी, उन्होंने जो अपना कमेटी बनाई है और जो आदेश दिया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से सारे काम ले लिए जाएंगे, कोई केस उनके पास सुनवाई के लिए नहीं जाएगा, और बहुत सारी बातें उन पर जो बंधन लगाए हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद इससे कुछ निकल करके आएगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के जो वकील लोग हैं, उनका जो जिस तरह से विरोध हुआ है, इसका मतलब कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इनका रुख रवैया ऐसे ही रहा होगा। पता नहीं, मुझे ठीक से नहीं है, लेकिन कहीं देख रहा था मैं कि शायद वो कुलदीप सेंगर को भी जमानत देने वालों में इनका नाम भी रहा है। पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी कभी इस तरह की बातें भी आ रही थी।
तो ऐसे फैसले देने वालों ऐसे तो नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रहा होगा। लेकिन वो अकेले नहीं है राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं है। जुडिशरी में इस तरह के लोगों की भरमार है, बिल्कुल और कुछ बिल्कुल। लोगों को तो उन्होंने देखा भी है, इसलिए ऐसा नहीं है। और आरएसएस के बारे में देखिए, आरएसएस तो मैं बहुत पहले से ही बात करते रहा हूँ कि वो दशानन है। उनके जैसे रावण के 10 सिर थे, उसी तरह से अब इनके कितने सिर हैं। कई बार तो बीजेपी में भी कई सिर दिखाई देता है, आरएसएस में भी कई सिर दिखाई जाते हैं। मोहन भागवत कुछ बोल रहे हैं, होश बोले कुछ बोल रहे हैं। घूम फिर करके उनको लगता यही है, जब परखते हैं लोग कि साहब वो इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब औरंगजेब को लेकर के जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, ये बातें नहीं कह रहे हैं कि भाई औरंगजेब का सेनापति कौन था, शिवाजी से लड़ने के लिए कौन गया था। राजा जयसिंह थे, सवाई राजा जयसिंह थे, सेनापति वो थे। औरंगजेब तो कभी शिवाजी के सामने आया भी नहीं, कोई लड़ाई भी नहीं लड़ा उससे, वो बातें नहीं कहेंगे। अकबर का सेनापति कौन था, राजा मान सिंह थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो राजा मान सिंह लड़ रहे थे अकबर के लिए राणा प्रताप से, ये तो कभी नहीं बताएंगे। अभी राणा सांगा के बारे में सांसद रामजीलाल सुमन ने कोई बात कर दी, उस पर लोगों को बड़ा ये हो गया, हंगामा मचाने शुरू कर दिया है। भाई राणा सांगा ने सच है कि बाबर को बुलाया था, इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए उसकी मदद मांगी थी उन्होंने, ये बात तो इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अब दूसरा ये भी है कि जब खानवा का युद्ध हो रहा था बाबर में और राणा सांगा में, तो हसन खान मेवाती जो मेवात के थे वो गए थे राणा सांगा के पक्ष में लड़ने के लिए। ये बात नहीं बताएंगे लोग, ये आरएसएस के लोग, हसबुल्ले साहब या ये जो नए नए विद्वान इनके पैदा हो गए हैं, ये कभी नहीं बताएंगे। मुझे याद अच्छी तरह से, मैंने पढ़ा था कि साहब वो बाबर ने लिखा, पत्र लिखा हसन खान मेवाती को कि बाबर भी कलमा गो है और हसन खान मेवाती भी कलमा गो है, तो इस युद्ध में हसन खान मेवाती को बाबर का साथ देना चाहिए। हसन खान मेवाती ने कहा था कि बेशक बाबर भी कलमा गो है, लेकिन हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करें, तो हम राणा सांगा के साथ रहेंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हसन खान मेवाती वहां मारे गए थे। तो ये बातें लोग नहीं बताएंगे, इसमें इनको शर्म आती है बताने में, लेकिन ये जरूर कि हाँ औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब आरएसएस को जब लगता है कि जयशंकर जी पढ़ लिख के थोड़ी यहाँ ये लोग बहस करते हैं। ये एक फिल्म देख लिए छावा, उस फिल्म में थोड़ा सा घुमा फिरा कर जो चीजें दिखाई गई हैं, इनकी आत्मा जो है वो बाहर निकल आई, खून खौलने लगा, बस निकल पड़े विरोध प्रदर्शन के लिए, वही चल रहा है। और आप जो कह रहे हैं, आप तो तार्किक बातें कह रहे हैं, आप रिसर्च की बातें कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोगों की जमात वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो बात ही नहीं है। यहाँ तो सीधा है कि चलो वहां आग लगी है, अब आग लगी ना लगी, लेकिन लगी है, किसी ने कह दिया तो चल दौड़ो उधर और लगाना है। वहां पर पानी नहीं डालना, पानी डालने के लिए नहीं। जिस तरह से नागपुर में दंगे कराए गए, जी सोचने की बात हो सकती है राजीव जी। नागपुर जैसे शहर में जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, दंगे कभी नहीं होते थे वहां पे। बिल्कुल, वहां दलितों में, इन लोगों में, सवर्णों में संघर्ष तो होता था, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। लेकिन वहां पर भी मुख्यमंत्री वहीं से हैं, नितिन गडकरी जी वहीं से हैं, और दंगे करा दिए गए। तो ये तो खैर इनकी कोशिश रहेगी। बिहार चुनाव से पहले भी देखिएगा कुछ न कुछ ये लोग खुराफात जरूर करेंगे, ताकि उनको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का और ज्यादा मौका मिले, हिंदू मुसलमान अलग अलग करने का। हालांकि ये कोशिश उन्होंने एक बार 2015 में भी की थी, बहुत बुरी तरह से मात खाए थे। अब इस बार क्या करेंगे, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, जब से इतने मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध किया है, बहिष्कार किया है। अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी, पता नहीं कब होश में रहते हैं, कब वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन होश में रहते हैं, अगर उनकी आत्मा जगेगी तो शायद हो सकता है उनको सोचने पर मजबूर करे कि देखिए आपके राजनीतिक फैसलों के चलते आज एक बड़ा समाज जो है आपसे किस तरह से कट गया है, किस तरह से आपसे असंतुष्ट हो गया है, किस तरह से आक्रोशित हो गया है। जी राजीव जी।